हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। बात करेंगे एनवीएस टीचर्स रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। चाहे आप लोगों के काफी सारे डाउट्स मुझे देखने को मिलते हैं, चाहे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड हो, एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड हो, एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड हो, या आप किस तरीके से तैयारी करेंगे। ठीक है, तो सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे और कोशिश करेंगे इस एक वीडियो के माध्यम से आपकी सारी क्वेरीज को फुलफिल किया जा सके। लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, किसी ना किसी माध्यम से आपकी क्वेरीज को फुलफिल किया जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, एनवीएस में बहुत जल्दी आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, कई ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनवीएस में ही टीचर बनना चाहते हैं। पहले दो तीन चीज क्लियर कर दूं कि जैसे कि पता है आपको, एनवीएस ये आपका रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं। ठीक है, ये चीज कई बच्चों को नहीं पता होती। रेजिडेंशियल स्कूल कौन से होते हैं? जहां पर आपको रहना खाना पीना सब आपका वहीं होता है। ठीक है, लाइक ईएमआरएस, वो भी इसी तरीके के स्कूल्स होते हैं। ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं भी पोस्टिंग यहाँ पर मिल सकती है। ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद बात करें कि आपको कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ देखने को मिलती हैं, जैसे कि प्रिंसिपल पोस्ट, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी और पीजीटी। पीआरटी की वैकेंसी एनवीएस में या फिर कह लीजिए ईएमआरएस में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये आपके जैसे कि मैंने आपको बताया रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं। यहाँ पर जो क्लासेस जो शुरू होती हैं वो 6th से शुरू होती हैं। तो यहाँ पर वैकेंसी आपको टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, थर्ड लैंग्वेज, इन सब की वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, बाकी अगर बात करें इनकी नोटिफिकेशन के बारे में, तो नोटिफिकेशन आपका कभी भी आए, आप नोटिफिकेशन के आने से पहले 50% रेडी होने चाहिए, आपका सिलेक्शन हो सके। और एक चीज याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम हो, चाहे एनवीएस हो, केवीएस हो, डीएसएसबी हो, ईएमआरएस हो, कोई भी एग्जाम, हर एग्जाम का एक अपना लेवल होता है और अपने लेवल को जिस तरीके से आपको बिल्ड करना है, उसमें दो तीन चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये एग्जाम किस तरीके से होता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, क्योंकि छोटी छोटी सी जो चीजें रहती है यही कहीं ना कहीं बच्चे के सिलेक्शन को नहीं होने देती। ठीक है, बाकी मैं कोशिश यही करूंगी कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया यहाँ वैकेंसीज किन किन पोस्ट की देखने को मिलती है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी और पीजीटी। ठीक है, पीआरटी की वैकेंसी यहाँ देखने को नहीं मिलती। बात करें इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो अगर आप पीजीटी टीचर यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हो, तो आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन, टीजीटी की बता रही हूं, ग्रेजुएशन, ठीक है, बीएड और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी मांगी जाती है, और यहाँ ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए आपका। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद अगर बात करें पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे में, तो यहाँ पर आपके पास मास्टर्स इन कंसर्न सब्जेक्ट प्लस 50% के साथ, ठीक है, प्लस आपका बीएड, ये ठीक है। विदाउट बीएड आप पीजीटी टीचर भी नहीं बन सकते, सिर्फ डीएसएसबी में विदाउट टीचर आपको एलिजिबल किया जाता है। ये चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई। होप से सारी चीजें आप लोगों की क्लियर होती जा रही होंगी। बात करें इनके एज क्राइटेरिया के बारे में, तो टीजीटी की जो आपकी एज रहती है 35 ईयर्स तक आप एलिजिबल होते हो, जनरल कैटेगरी वाले। ठीक है, पीजीटी में यही आपका एज हो जाती है 40 ईयर्स। ठीक है, बात करें एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का, एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल का, और पीएच कैटेगरी को 10 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ साथ ही साथ वुमेन कैंडिडेट को 10 इयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर वुमेन कैंडिडेट जो होती हैं उन्हें थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है एज क्राइटेरिया को लेकर। बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कंपटीशन की अगर बात करें, तो अगर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, ईएमआरएस की कर रहे हो, एनवीएस की कर रहे हो और केवीएस की कर रहे हो, ठीक है, चारों में से अगर आप देखोगे ना, तो कंपैरेटिवली ईएमआरएस और आपका एनवीएस, इनमें थोड़ा कंपटीशन आपका कम देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, बहुत कई ऐसी लोकेशन में भी होते हैं जहां पर जॉब करना कई लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसलिए इनकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है डीएसएसबी या केवीएस होता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। बात करें आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में, देखिए ये जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, ये चीज याद रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है।
ठीक है, क्योंकि अगर आप पहले से ही प्रिपेयर नहीं रहोगे तो वैकेंसी आने के बाद आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता। एटलीस्ट आपको 6 महीने तो हर हाल में अपना किसी भी रिक्रूटमेंट में अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हो तो मिनिमम बता रही हूँ 6 महीने तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इनके एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो एग्जाम जो आपका होता है वो ऑनलाइन मोड पे होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें आपकी यहाँ पर, तो कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको जो एग्जाम पैटर्न में देखने को मिलता है रीजनिंग। रीजनिंग की अगर बात करें तो पीजीटी में आपका 20 मार्क्स का होता है, टीजीटी में आपका 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, बस यहाँ पर यही फर्क देखने को मिलता है। फिर आपका जीके या फिर कह लीजिए जनरल अवेयरनेस, ठीक है, ये आपका 10 मार्क्स का होता है। आईसीटी आपका 10 मार्क्स का होता है और टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 10 मार्क्स का होता है। तो अगर बात करें जनरल, एक तरीके से जनरल पार्ट की ही बात करें तो यहाँ पर आपको पीजीटी जो है वो 50 मार्क्स का देखने को मिलता है और टीजीटी आपका 40 मार्क्स का रहता है। फिर इसके बात करें सब्जेक्ट कंसर्न की, तो सब्जेक्ट कंसर्न जो आपका होता है, चाहे आप पीजीटी की बात करें या टीजीटी की, 80 मार्क्स का ही होता है। अब 80 मार्क्स का इसमें आपका सब्जेक्ट पेडागोजी, एनईपी सारी चीजें इंक्लूड रहती हैं। ठीक है, और अच्छी खासी नॉलेज आपकी मांगी जाती है आपके सब्जेक्ट में, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी की। इसके बाद इसके बाद जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो होता है वो लैंग्वेज वाला होता है। जैसे कि अगर बात करें टीजीटी में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वालिफाई करना पड़ता है। 40% का रेशियो रहता है, यानी कि 10-10 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज होती है, जिसमें कि 4 मार्क्स लाना आपका कंपलसरी है। अगर आपने लैंग्वेज वाले सेक्शन को क्वालिफाई नहीं किया तो आपका पेपर ही एक तरीके से नहीं चेक होगा। तो पहली चीज ये याद रखिएगा, ये सेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। बात करें टीजीटी में, तो टीजीटी में एक लैंग्वेज और ऐड हो जाती है जो कि आपकी होती है रीजनल लैंग्वेज, जो कि कोई भी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, पंजाबी हो सकती है। लेकिन अगर कोई भी लैंग्वेज नहीं है तो आप हिंदी और इंग्लिश में से ही कोई एक लैंग्वेज को एज एन रीजनल लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो क्वालिफाई कैटेगरी होता है, यहाँ पर तीनों में आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। मार्क्स का आपका ये टीजीटी में टेस्ट होता है, जिसमें कि 10-10 मार्क्स के आपके रहते हैं, जिसमें कि 4-4 नंबर आपको हर एक सेक्शन में लाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज याद रखें, लैंग्वेज वाले सेक्शन की बता रही हूँ। ठीक है, बाद में किस तरीके से तैयारी कर पाएंगे, तो देखिए जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले आपको पता चल गई आपकी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। और हाँ, एक चीज और बता दूं, टीजीटी जितने भी टीजीटी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप किसी भी कंसर्न सब्जेक्ट में जो भी आपका रहा हो, एक बार अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से काफी बच्चे यहाँ पर बाहर हो जाते हैं। तो तैयारी करने से पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर क्रॉस चेक करिएगा, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तब वहां पर वो चीजें आपको बहुत ज्यादा हर्ट करती है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन जरूर चेक कीजिएगा। अब बात करें आप किस तरीके से तैयारी करेंगे, तो देखिए एक चीज मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप करते हैं तो आप लोगों के लिए 3 चीज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि पहला, उस एग्जाम का सिलेबस, आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, आपको आपका प्रॉपर सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि वही आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपको किस डायरेक्शन में चलना है। ठीक है, दूसरी चीज होती है उसके पीवाईक्यूज, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये क्या है, ये आपको एग्जैक्ट बताता है कि जो एग्जामिनर है वो किस माइंडसेट से आपसे क्वेश्चन पुट अप करता है। जब आपको सिलेबस पता चल गया, उस सिलेबस में जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो आपको आइडिया देते हैं पीवाईक्यूज। ठीक है, आपको यहाँ पर ये भी चीज क्लियर होती है कि आपको कितना डीप पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये चीज हो गई। तीसरी चीज होती है प्रैक्टिस। देखिए आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं, इससे मतलब नहीं होता, आपके एग्जाम हॉल की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी प्रैक्टिस की है। बुक्स की तो एनसीईआरटी से ज्यादा अच्छी बुक और कोई नहीं होती। ठीक है, बाकी आप थोड़ी सी स्टैंडर्ड बुक्स का रेफरेंस ले सकते हो एज पर मतलब आपके टॉपिक में या फिर आपकी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जितना डिमांड की गई है। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चाहे आप कितने भी कोर्सेज परचेज कर लीजिए, कितनी भी चीजें कर लीजिए, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो एट द एंड आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जितनी ज्यादा मेहनत आप कर सकते हो उतनी ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करना।
ठीक है। एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स आपको निकालने हैं हर हाल में, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप वर्किंग पर्सन हो, या फिर कोई भी हो। मैंने कोशिश तो यही की है कि आपको सारी चीजें डिटेल में बता दूं, लेकिन हाँ एक चीज रह गई है आपकी, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो तुक्के भिड़ाने का यहाँ पर कोई भी स्कोप नहीं है, ठीक है। जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना ज्यादा चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी डे बाय डे। बाकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैंने कोशिश तो यही की है कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा। और हाँ एक चीज और बता दूं, टीजीटी, एसएसटी या फिर पीजीटी में हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन सब के जो भी स्टूडेंट्स होंगे, उन्हें अगर एनसीईआरटी नोट से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो यहाँ पर एक नंबर शो हो रहा होगा, इस पे नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी चीजें पहले ही मैंने आपको इसेंशियल जो चीजें होती हैं वो सारी बता दी हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को देखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, टीजीटी, एसएसटी या फिर जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके डाउट होंगे वो चीजें मैं आप लोगों की क्लियर करने की कोशिश करूंगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो सारी चीजें आप लोगों को समझ आए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।